त्रिशला यादव, स्वागत है आप सभी का भारत समाचार में। दिल्ली टू लखनऊ खूनी लव जिहाद का सिलसिला मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के बाद अब लखनऊ में भी लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जबरन धर्म परिवर्तन के नाम पर लखनऊ में 19 साल की निधि को सुफियान नामक शख्स ने बेरहमी से हत्या कर दी। सीएम योगी की अगुवाई में राज्य सरकार ने इससे निपटने के लिए नया कानून भी बनाया था। इस कानून के तहत अब 268 जो मामले हैं वो अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन धर्मांतरण के मामले लगातार उसके बावजूद भी सामने आ रहे हैं। भाई, दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हत्यारे आफ्ताब आमीन पूनेवाला ने श्रद्धा को मारने के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए चेहरा भी जलाया था। पुलिस को पूछताछ के बाद आफ्ताब ने बताया कि ऐसा उसने पहचान छिपाने के लिए किया था। पेश है एक खास रिपोर्ट, देखिए। श्रद्धा मर्डर केस में एक और खुलासा। आफ्ताब का आवासीपन आया सामने। हत्या के बाद श्रद्धा के चेहरे को जलाता था। 18 दिनों तक टुकड़े फ्रिज में रखा। हत्या में इस्तेमाल हथियार नहीं हुआ बरामद। पुलिस को नहीं दे रहा सही जानकारी। आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाए। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे आरोपी आफ्ताब से पूछताछ हो रही है, वो इस खौफनाक घटना के एक नए राज खोल रहा है। अब पूछताछ में पता चला है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके चेहरे को जला दिया था। पुलिस को पूछताछ के बाद आफ्ताब ने बताया कि ऐसा उसने पहचान छिपाने के लिए किया था। शव के टुकड़े को ठिकाने लगाने से पहले आरोपी ने ऐसा किया। आरोपी आफ्ताब ने यह भी बताया कि उसने इन सभी चीजों की जानकारी इंटरनेट से ली थी। मामले में अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। जो देश के अंदर लव जिहाद के नाम पर देश को, बच्चियों को बरगलाया जा रहा है और ऐसी दुर्घटनावश अनेकों ने घटना हो रही हैं, ये उनके मुंह पे भी तमाचा है जो प्लानिंग करके इस कार्यक्रम को चलाते हैं। ये अनेकों ने घटना अनेकों ने समय पे हुई हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है और मुझे लगता है कि सबको सामूहिक रूप से इसका बहिष्कार भी करना चाहिए। बाकायदा एक क्रिमिनल है और ऐसे वाक़यात हमने बहुत सारे देखे हैं। दादरी के अंदर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले बच्चियों को मार मार के वो खा जाते थे और सारे मुल्क के अंदर एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। तो ऐसे लोग मेंटली सिक भी हो सकते हैं, क्रिमिनल भी हो सकते हैं, लेकिन किन्हीं भी हालात में उनको सज़ा मिलनी चाहिए। श्रद्धा हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जब भी नया राज खुलता है तो आरोपी आफ्ताब का वशीपन लोगों के सामने आता है। इससे पहले वो पुलिस सूत्रों ने बताया था कि आफ्ताब ने उसे फ्रिज में शव के टुकड़े को रखा था जिसमें वो अपना खाना रखता था। करीब 18 दिनों तक टुकड़े फ्रिज में रहे। इतना ही नहीं, श्रद्धा के सिर को वो रोज फ्रिज में देखता था। हर दिन उठकर उसका ये काम था कि वो शव के टुकड़े को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर फेंक आए। ऐसा उसने लगातार कई दिनों तक किया। खास बात यह है कि इस दौरान वो काफी नॉर्मल रहा और कई लड़कियों से भी मिलता रहा। यहाँ तक कि ये भी जानकारी सामने आई कि उसने कई लड़कियों को अपने घर भी बुलाया। कि आप उसको इतनी कड़ी सजा दे जो दूसरे कल्प्रिट्स है उनकी जो हिम्मत है वो ना बढ़े और उनको ऐसी सजा मिले कि भविष्य में कोई अगर ऐसी करने की सोचता भी है तो वो 100 बार ये चीजें सोचे
क्योंकि आज जैसे उनके साथ किया गया है, उनके बॉडी पार्ट्स को एक जो है पीसेस करके उनको फॉरेस्ट के अंदर इधर उधर जो है थ्रो किया गया है, बहुत ही निंदनीय घटना है ये। और ये हमारे हिंदुस्तान के हर एक उस व्यक्ति को झंझोड़ कर रख देती है जो इन चीजों को सोचता है। दरअसल कुछ दिन पहले 14 नवंबर को अचानक दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि करीब 6 महीने पहले दिल्ली में एक खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें एक फ्लैट में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की और उसके बाद उस शव के 35 टुकड़े कर दिए। आफताब नाम के इस आरोपी ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की। इसके बाद उसने किचन में आरी से शव के टुकड़े किए। शव के टुकड़े करने के बाद उसने एक बड़ा फ्रिज खरीदा और इसमें सभी टुकड़े रख दिए, जिन्हें बाद में उसने ठिकाने लगाया। मामले का खुलासा तब हुआ जब श्रद्धा के पिता ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को बताया गया कि वो अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहती थी। पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार किया और उसके बाद से ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव के टुकड़े मिले हैं, लेकिन आफताब लगातार पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि पुलिस अब तक हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद नहीं कर पाई है। फिलहाल आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद ही असली सच्चाई सामने आ सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। पहले दोस्ती करना, फिर प्यार के जाल में फंसाना, और फिर जब किसी बात पर विचार मेल ना खाए तो अपने पार्टनर को मौत के घाट उतार देना। लखनऊ में जबरन धन परिवर्तन के नाम पर 19 साल की निधि की सुफियान ने छत से फेंककर हत्या कर दी। पेश है एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में श्रद्धा के बाद लखनऊ में निधि की हत्या। लव जिहादी सुफियान ने ली निधि की जान। पहले लव जिहाद, फिर जबरन धर्मांतरण की कोशिश। सुफियान ने निधि को चौथी मंजिल से फेंका। प्यार में नाकाम सनकी आशिक ने ली निधि की जान। धर्मांतरण से किया इनकार तो कर दी हत्या। पहले दोस्ती करना, फिर प्यार के जाल में फंसाना, और फिर जब किसी बात पर विचार मेल ना खाए तो अपने पार्टनर को मौत के घाट उतार देना, या फिर एक तरफा प्यार में एक दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देना। अपराधों की फहरिस्त में इस तरह के मामले आजकल काफी बढ़ गए हैं। दिल्ली टू लखनऊ खूनी लव जिहाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के बाद अब लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में जबरन धर्म परिवर्तन के नाम पर 19 साल की निधि को सुफियान नामक शख्स ने छत से फेंककर हत्या कर दी। प्रेम के जाल में फंसाकर सुफियान ने निधि का ब्रेन वॉश कर उसका धर्म बदलने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो सुफियान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। परिवार जन का कहना, सुफियान की गिरफ्तारी हो और उसे फांसी की सजा दी जाए। घर में कमाने वाली निधि ही थी। हमारे अग्रहरी परिवार ये भी है, हमारी कम्युनिटी होने के नाते हम लोग इनके साथ हमेशा खड़े हैं। सबसे बड़ी बात ये जो इतनी हृदय विदारक घटना हुई है, इससे हम सभी लोग बहुत बुरी तरह आहत हैं, और जो ये चाहते हैं और हम सभी यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा ही नहीं, इसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। परिवार बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। सरकार से एक छोटी सी अपील है कि इनकी मदद की जाए। जैसे मेरी निधि तड़प के मरी है, ढकेला है, वैसे सजा उनको सुफियान को मिलनी चाहिए। जैसे मेरी बहन मरी है तड़प के, वैसे उनको भी फांसी होनी चाहिए। पीड़ित परिजन से कई संगठन और रंजना अग्निहोत्री भी मिलने पहुंची। परिवार की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा लड़ने का आश्वासन दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर से चतुर्वेदी ने भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इनका दुख सुन के मन तो बहुत आहत हुआ। जिस तरीके से शहर की इस महीने की दूसरी घटना है, इतनी दुर्दांत घटना है। हमने इनसे बात करी, इस बात करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि इसमें कानूनी कार्यवाही हाईकोर्ट से हम करेंगे, क्योंकि साक्ष्यों का संकलन बहुत आवश्यक है। पुलिस साक्ष्य संकलित करेगी, लेकिन मान लो किसी वजह से कहीं कोई साक्ष्य संकलन में कमी रह जाती है, तो इसलिए हमने आश्वासन दिया है कि हमें निःशुल्क कानूनी सलाह देंगे और इनकी लड़ाई को हम अपनी व्यक्तिगत लड़ाई समझ के अंजाम तक पहुंचाएंगे। इनका कहना है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, और मेरा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय से निधि के साथ न्याय होगा और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
आज इस परिवार के साथ आप देखिए कि इनके चेहरे देखिए, इनके आंख के आंसू देखिए कि जिस तरीके से इन लोगों को दर्द है उसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। केवल हम लोग इनका दर्द बांट नहीं सकते हैं, लेकिन इनके साथ हम खड़े हैं, पूरी तन्मयता के साथ खड़े हैं, और जो भी कानूनी मदद होगी वो हम इन लोगों की जरूर करेंगे। प्रदेश में जिस तरह से अवैध धर्मांतरण के मामले में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं वजह यही सामने आ रही है कि जो ऐसे लोग हैं जो इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे हैं, वो बड़ी ही चतुराई से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर वो अपना नाम बदलते हैं, अपनी पहचान बदलते हैं, अपना धर्म बदलते हैं। उसके बाद जो है ये खेल शुरू होता है कि वो एक व्यक्ति विशेष की समुदाय की जो लड़कियां हैं उनको अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। उसके बाद जब लड़कियां प्रेम जाल में फंस जाती हैं तो उसके बाद उन पर जो है जबरन दबाव बनाया जाता है, इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता है, निकाह पढ़ने का जो है दबाव बनाया जाता है, और सीधे तौर पे साफ कहें कि जो धर्म परिवर्तन है उसका दबाव बनाया जाता है। कैमरा पर्सन के साथ उनका भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के बढ़ते मामले राज्य कानून की व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बनती जा रहा है। हालांकि सीएम योगी की अगुवाई में राज्य सरकार ने इससे निपटने के लिए नया कानून बनाया था। इस कानून के तहत अब तक 268 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पेश है एक खास रिपोर्ट। जबरन धर्मांतरण के मामलों में इजाफा। धर्मांतरण के मामलों का आंकड़ा 258 पहुंचा। पुलिस ने अब तक 268 केस किए दर्ज। धर्मांतरण में एक्शन में यूपी पुलिस। योगी सरकार ने बनाया था कानून। धर्मांतरण मामलों पर कब लगेगी रोक? उत्तर प्रदेश में छल कपट से युवतियों का धर्मांतरण कराकर उनके उत्पीड़न की घटनाएं कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक ओर पुलिस ऐसे मामलों में अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा रही है, तो दूसरी ओर षड्यंत्र के तहत ऐसी घटनाएं किए जाने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि सीएम योगी की अगुवाई में राज्य सरकार ने इससे निपटने के लिए नया कानून बनाया था, जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध धर्मांतरण के लिए एक विशेष कानून उत्तर प्रदेश में लागू है और राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता पर यह सब्जेक्ट था, क्योंकि इसके कारण जगह जगह पे सामाजिक तनाव, सामाजिक सद्भाव बिगड़ने के केसेस आए थे। पूर्व में जो भादावी के धाराओं में ही कार्रवाई होती थी, बाद में जब ये स्पेशल एक्ट आया है और उसमें ज़्यादा दंड और ज़्यादा सज़ा का प्राविधान और जो लोग सहयोगी होते हैं उनको दंड का भी प्राविधान इसमें किया गया है। जब से ये कानून आया है तब से अभी तक लगभग 291 केसेस दर्ज किए गए हैं और इसमें 500 से अधिक गिरफ्तारियां भी की गई हैं और इसमें 210 केसेस में हम लोगों ने चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी हैं, कुछ अभी विवेचनाधीन हैं। और इसमें से ऐसे 150 केसेस हैं जिसमें पीड़िता ने इस चीज़ को तस्दीक किया है अपने बयानों में कि इनके द्वारा इसमें उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव था। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामलों में कानूनी शिकंजा कसने के लिए नवंबर 2020 में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू हुआ था, जिसके बाद युवतियों को छल बल से अपने जाल में फंसाकर उनका उत्पीड़न करने वालों पर कार्रवाई के कदम बढ़ाए गए। इस कानून के तहत अब तक प्रदेश में 268 से अधिक मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की गई। लखनऊ कमिश्नरेट 10 मुकदमे, गौतम बुद्ध नगर 8, कानपुर कमिश्नरेट 12, वाराणसी 0, मेरठ जोन 39, बरेली जोन 57, आगरा जोन 11, कानपुर जोन 4,
लखनऊ जोन 24, प्रयागराज जोन 31, गोरखपुर जोन 37, वाराणसी जोन 25। इस कानून के तहत में सर्वाधिक 57 मुकदमे बरेली जोन में तथा 49 मेरठ जोन में कायम हुए हैं। सितंबर 2020 तक दर्ज कुल मुकदमों में 709 आरोपितों को नामजद कराया गया, जबकि जांच में 131 आरोपितों के नाम प्रकाश में आए। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि इसका मतलब साफ है कि प्रदेश भर में धर्मांतरण बड़े लेवल पर चल रहा है और नया रोकथाम कानून बनने के बाद इसके खिलाफ कड़ी और तेज कार्रवाई हो रही है। हमारे यहाँ तो कानून है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके तहत काफ़ी इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई वायरलेस सिस्टम है, आप कभी किसी के भी संपर्क में रह सकते हैं। लोग अपना नाम बदल के, छद्मवेश बना के और धर्म बदल के भी लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। ऐसे भी दृष्टांत आए हैं, तो इस पे जागरूकता हम लोग लगातार जो सोशल मीडिया या कि जब लोगों को ट्रेनिंग देते हैं तो ये सब चीज़ों से भी उनको अवगत कराते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालिका, कोई भी महिला इस तरह के साइबर बुलिंग के कल को दोस्ती करने के बाद से उनको धमका के उनसे पैसे लेना या इस तरह की बातें हों, तो इस ट्रैप में ना आए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी तो सरकार ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया। योगी सरकार 2020 में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लेकर आई, जिसके बाद लगातार यूपी में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अगर हम 2022 सितंबर माह की बात करें तो अब तक प्रदेश में बड़ी संख्या में इस पर शिकंजा कसा गया है। 268 ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं, जिसमें बरेली में 57, मेरठ में 49, गोरखपुर में 37, प्रयागराज में 25 और वाराणसी में 31 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 709 लोगों को नामजद किया गया है, 454 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, 64 मामले अभी भी विचाराधीन हैं। इसके अलावा 176 जो मामले हैं वो चार्जशीटेड हैं। इसके साथ ही ये भी एक बड़ा खुलासा हुआ है कि 57 ऐसे मामले हैं जहां पर जो कम उम्र की किशोरियां हैं, यानी जो नाबालिग हैं, उनको झांसे में फंसाया गया है। कैमरा के साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार।